हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। गाइस, मेरा आज का टॉपिक क्लास 10th का कुछ इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है गाइस, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्लास 10th के बच्चे के लिए काफ़ी उपयोगी है गाइस। देखो, मेरा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि समजात अंग से आप क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। देखिए, समजात अंग क्या होता है। समजात अंग वैसा अंग है, ये वैसा ऑर्गन है जो उत्पत्ति के आधार पर समान होता है लेकिन कार्य के आधार पर अलग अलग होता है। तो गाइज, आप ऐसे समझो कि समजात अंग का जो उत्पत्ति हुआ है उसके उत्पत्ति का आधार समान है लेकिन उसका कार्य करने का ढंग भिन्न भिन्न है। जैसे आप ऐसे समझो कि मनुष्य का हाथ और पक्षी के डैने, ये दोनों का उत्पत्ति का आधार समान है लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। आप मनुष्य के हाथ को देखिएगा और पक्षी का डैना देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका उत्पत्ति का आधार एक ही तरह से है लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। क्योंकि पक्षी अपने डैने से उड़ सकता है, पक्षी अपने पंख से उड़ सकता है ना, लेकिन मनुष्य अपने हाथों की सहायता से उड़ नहीं सकता है। तो गाइज, आप समजात अंग को समझ रहे हैं कि समजात अंग वैसा अंग है जिसका उत्पत्ति के आधार पर वो समान होता है लेकिन वो कार्य के आधार पर अलग अलग होता है। जैसे आप मनुष्य के हाथ और पक्षी के डैने से आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि मनुष्य का हाथ और पक्षी का डैना का उत्पत्ति का आधार समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। क्योंकि पक्षी, मनुष्य का हाथ से वो उड़ नहीं सकता है और पक्षी के डैने से पक्षी उड़ सकता है। अब हम गाइस आगे बढ़ते हैं। 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखना है। 3 ऐसा है जो पर्यावरण के लिए हितैषी है। ऐसा कौन 3 काम करेंगे हम जो पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, पर्यावरण का हितैषी होगा। गाइज, अगर हम प्लास्टिक के जगह पर जूट के बैग का इस्तेमाल करेंगे तो हम पर्यावरण का हितैषी बन रहे हैं। क्योंकि प्लास्टिक मृदा प्रदूषण फैलाता है लेकिन जूट का अपघटन हो जाएगा, जूट मृदा प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो हम प्लास्टिक के पन्नी के जगह पर, प्लास्टिक के बैग के जगह पर अगर हम जूट के बैग का इस्तेमाल करेंगे तो ये पर्यावरण के लिए हितैषी होगा। क्योंकि जूट का बैग जो है वो मिट्टी को प्रदूषित नहीं करेगा लेकिन प्लास्टिक की थैली जो है वो मिट्टी को प्रदूषित करता है। अब देखो, दूसरी बात है प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि प्रदूषण को बढ़ावा मिले। जैसे कि आप अगर मोटरसाइकिल का यूज करते हो तो आप उसके जगह पर साइकिल का यूज करोगे तो आप पर्यावरण का हितैषी हैं। जैसे आप रासायनिक उर्वरक का कम प्रयोग कीजिए, आप रासायनिक उर्वरक के जगह पर घरेलू खाद का उपयोग कीजिए, गोबर को सड़ा गलाकर यूज कीजिए। तो रासायनिक उर्वरक मृदा की उर्वरा शक्ति को दिन प्रतिदिन घटा रहा है, तो आप रासायनिक उर्वरक के जगह पर आप घरेलू खाद का, जैसे सड़ा हुआ पुआल या गोबर का इस्तेमाल करके आप पर्यावरण का हितैषी बन सकते हैं। तो गाइज, हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका। अपमार्जक का काम है गाइज सड़ाना गलाना। अगर अपमार्जक नहीं होता तो पृथ्वी के सतह पर अपशिष्ट पदार्थ का अंबार लग जाता, ढेर लग जाता। गाइज, ये पर्यावरण को संतुलित करने में अपमार्जक की अहम भूमिका है। सोचो गाइज, अगर अपमार्जक नहीं रहता तो धरती पर कूड़ा कचरा का अंबार लग जाता। ये हमारे पर्यावरण का, हमारे धरती की सुंदरता को बिल्कुल नष्ट नाबूद कर देता। गाइज, अब देखो गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के आखिर क्यों बनते हैं। आखिर मिश्र धातु में कौन सा ऐसा खासियत है जिससे विद्युत टोस्टर और विद्युत स्त्री के तापन अवयव बनते हैं। देखो गाइज, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसमें ताप को सहने की बहुत अधिक क्षमता होती है। इसके अलावा इसका गलनांक उच्च होता है और इसका ऑक्सीकरण भी जल्दी नहीं होता है। तो गाइज, हम आगे बढ़ते हैं और देखो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देना है और विभिन्न पोषी स्तर को बताना है।
गाइज आहार श्रृंखला जिसको हम लोग फूड चैन के नाम से जानते हैं, इसका विभिन्न चरण इस पोषी स्तर कहलाता है। इसका अलग अलग स्टेप जो है ये पोषी स्तर कहलाता है। ये देखिए आहार श्रृंखला का उदाहरण है घास, हिरण और शेर। घास को खाकर हिरण जिंदा रहता है और हिरण को खाकर शेर जिंदा रहता है। तो गाइज यहाँ घास जो है हमारा प्रथम पोषी स्तर है जो कि उत्पादक कहलाता है, और गाइज हिरण दूसरा पोषी स्तर है जो घास को खाता है, ये उपभोक्ता कहलाता है, कंज्यूमर कहलाता है और ये शाकाहारी होता है गाइज। और शेर जो है ना हमारा तीसरा पोषी स्तर है और ये मांसाहारी, उच्च मांसाहारी है। अब गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं? गाइज संकरण के बाद, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो लक्षण हमें दिखाई देता है, मालूम होता है, वो प्रभावी लक्षण होता है। जो लक्षण हमें दिखाई नहीं देता है वो प्रभावी लक्षण है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए गाइज हमारा अगला टॉपिक है मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी होता है, समझाइए। देखिए मेंडल एक बहुत बड़ा जैव शास्त्री था और उसने अपना जो रिसर्च किया, अपना प्रयोग जो किया वो मटर के पौधे पर गाइज किया। उसने लंबे पौधे लिया मटर का और नाटे बौने मटर का पौधा लिया और उसके बीच कृत्रिम परागण कराया। तो मेंडल को जो लक्षण दिखाई दिया, मेंडल ने कहा कि भाई ये प्रभावी है, और जो लक्षण दिखाई नहीं दिया उसको उन्होंने अप्रभावी कहा। तो गाइज आप इसको समझ रहे हैं और आप इसको बड़े तन्मयता से देखिए। ये गाइज आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गाइज हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है कि जीवाश्म क्या है? जीवाश्म जीव का अस्म यानी पूर्व के जंतु, पहले के जंतु और पौधे के अवशेष जब चट्टान के बीच में दब कर पाया गया तो यही जीवाश्म कहलाया गाइज। जैसे आर्कीऑप्टेरिक्स इसका एक एग्जाम्पल है गाइज। हम फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वंशानुगत लक्षण क्या होता है? देखो गाइज वैसा लक्षण, वैसा नेचर जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आ जाता है। जैसे मान लो कि बाप का आंख भूरा भूरा है और उसके बच्चे का भी आंख भूरा भूरा है हो जाए तो हम कहेंगे कि इसमें वंशानुगत लक्षण है, जिसको हम लोग खानदानी लक्षण भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ इस सवाल पर आते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कोई दो गुण लिखिए। तो गाइस देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है? वैसी रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दिशा को बतलाता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बतलाता है जौन रेखा, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। और इसका दो गुण देखो क्या है? ये बंद वक्र है, ये खुला नहीं है, ये बंद वक्र है। और ये चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन को बताता है गाइस। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं और देखो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि संक्षारण किसे कहते हैं और इसके सुरक्षा के उपाय बताइए। नमी, वायु में जब नमी हो जाता है और नमी की उपस्थिति में गाइस धातु नष्ट होने लगता है। धातु परत परत बनाकर जब नष्ट होने लगता है तो गाइस हम इसको संक्षारण कहते हैं, जिसको हम जंग लगना भी कहते हैं गाइस। और इसका उपाय है आप धातु पर पेंट कीजिए। जैसे हम लोग अपने घर में लोहे का किवाड़ लगाते हैं, उस पर पेंट लगाते हैं। इसलिए पेंट लगाते हैं ताकि वह किवाड़ जो हो उसका संक्षारण नहीं हो, उसमें जंग नहीं लगे। और गाइस जिंक का परत चढ़ाकर भी हम संक्षारण से निजात पा सकते हैं। अब देखो गाइस हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का एक चित्र बनाना है। ऊर्जा का प्रवाह किस ओर से किस ओर की ओर होता है गाइस? देखो सबसे पहले ये सूर्य भगवान है, ये सूर्य का प्रकाश है और यह हरे पौधे को अपने प्रकाश देता है। और हरे पौधे इसके प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करके अपना भोजन बनाता है। और यह उत्पादक यानी हरे पौधे को शाकाहारी खाता है और इस शाकाहारी को यह मांसाहारी खाता है और इस मांसाहारी को शीर्ष मांसाहारी खाता है गाइस। एक बार ऐसे समझो कि सूर्य का प्रकाश इसका एनर्जी उत्पादक में जाएगा और इसका एनर्जी शाकाहारी में जाएगा और इसका एनर्जी मांसाहारी में जाएगा और इसका एनर्जी शीर्ष मांसाहारी में जाएगा। तो ये सूर्य का प्रकाश हुआ, यह हरा पौधा हो गया, ये हिरण महाराज हो गया, ये शेर महाराज हो गया और ये बाज महाराज हो गया। तो इस तरह से गाइस ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं और देखो हमारा
ये सवाल की जैव आवर्धन क्या है गाइज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग तरीके से हानिकारक रसायन अगर हमारे फूड चैन में प्रवेश कर जाएगा तो क्या होगा, यह हमारे शरीर में संद्रित हो जाएगा। तो देखो अलग अलग तरीके से ये हानिकारक जो रसायन है फूड चैन में प्रवेश करेगा, और जब फूड चैन में प्रवेश कर जाएगा तो इसका हमारे बॉडी में सौंदर्य होना लाजमी है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर पानी पॉल्यूटेड हुआ तो मछली में गया, और फिर मछली को अगर हम खाएंगे तो हमारे में भी सौंदर्य हो ही जाएगा, और इस तरह हम कहते हैं कि ये जैव आवर्धन है। अब गाइस देखो एक बहुत ही लवली क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बड़ा ही मनमोहक क्वेश्चन है गाइस कि मेंडल ने अपने प्रयोग में, अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के ही पौधे को क्यों चुना। आखिर मटर के ही पौधे से मेंडल को क्या प्यार था। तो गाइस ये मेंडल मौ और मौ से मटर बड़ा जोड़ी है। ये मेंडल ने मटर के पौधे को क्या अपने नाम के आधार पर चुना? बिल्कुल नहीं। तो क्यों चुना? देखिए मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है और मेंडल को मटर के पौधे खोजने में, उपलब्ध कराने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ मेंडल साहब को। दूसरा बात यह है कि ये मटर के पौधे को साल में कई बार लगाया जा सकता है गाइस, यानी ये आसानी से मेंडल साहब को उपलब्ध हो जाया करता था। और इसके अलावा गाइस मटर के पौधे के बीच परागण प्रक्रिया जो होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट था इसका वो आसानी से किया जा सकता था, और इस पर जो स्टडी होता था उसको रीड करना मेंडल साहब के लिए सरल था। तो गाइस आई होप आप आज के वीडियो को बड़े ही मस्त ढंग से, बड़े ही प्यारे ढंग से समझे होंगे गाइस। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।